अच्छा जी, हमारे सराउंडिंग में whatever matter we have, that for example if we have anything around us is known as matter. Air is matter. टेबल जो है आपके सामने, वुड, इट इज मैटर. सिमिलरली प्लास्टिक्स जितने भी आपके सराउंडिंग में है, दे ऑल आर मैटर. एंड मैटर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. एंड एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एटम. तो हम लोग ना फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में वो स्टार्ट करते हैं एटम से. ये एटम क्या होता है. हम लोगों की एक ओरिएंटेशन क्लास थी जिसमें हमने थोड़ा डिस्कस किया था व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज एन एलिमेंट. एलिमेंट को हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे. बट एलिमेंट बेसिकली क्या होता है. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, these all are elements. और इन सब में डिफरेंस क्या है. they all are made up of different types of atoms. gold जो है they are made up of gold atoms. जब बहुत सारे गोल्ड एटम्स एक जगह पे एक साथ रख दोगे तो that would be called as gold element. and gold atom is represented by the symbol Au. Similarly silver element has silver atoms in it and it is represented by the silver Ag. ठीक है. तो बहुत सारे सिल्वर एटम्स एक जगह पे एक साथ रख दोगे तो डेट वुड बी कॉल्ड एज सिल्वर एलिमेंट. सिमिलरली तो बहुत सारे सोडियम एटम्स एक साथ रख दोगे तो डेट वुड बी कॉल्ड एज सोडियम एलिमेंट. एंड सोडियम atom is represented by the symbol Na. When many sodium atoms are placed together they make up a sodium element. Similarly नाइट्रोजन एलिमेंट कब बनेगा. जब बहुत सारे नाइट्रोजन एटम एक साथ होंगे. हाइड्रोजन एलिमेंट कब बनेगा. जब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स एक साथ होंगे. Every type of element is made up of a particular type of atoms. Gold element में सिर्फ gold atoms होंगे. Silver element is made up of silver atoms and sodium element is made up of sodium atoms. But the important point is they all are made up of atoms. तो इनके atoms में कुछ चीज different होगी, कुछ चीज same होती है. जैसे all human beings have 2 legs, 2 arms, 1 head, 1 nose, 2 ears. But all human beings are different. Similarly, all atoms have same types of particles but their number of particles are different in them. तो पहले हमें एटम का स्ट्रक्चर समझना होगा कि व्हाट बेसिकली एन एटम इज. एटम किस किस चीज का बना हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एटम की डेफिनेशन आनी चाहिए. और एटम की डेफिनेशन क्या होती है. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एटम की डेफिनेशन क्या है. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट. जब ये डेफिनेशन आती है तो 1 मार्क आपको इस चीज का मिलता है. दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. और दूसरा मार्क आपको किसका मिलता है. टू राइट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. एंड ऑफ कोर्स वी विल बी स्टडीइंग केमिकल रिएक्शन. देखो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस. कोई भी चीज किस तरह से केमिकली रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाती है. तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस. तो एटम जो है ना, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो एटम बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहा होता है केमिकल रिएक्शन में. राइट. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो डेफिनेशन है, देखो आपने सिर्फ ये नहीं सीखना है लेकिन में पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो भी सीखना है. तो पेपर में आपने अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल ये लिख दिया एन एटम इज द पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट तो उस पर आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा. यू हैव टू राइट this whole thing that atom is the smallest particle of an element that takes part in a chemical reaction. अब ये डेफिनेशन अभी पूरी तरह तो समझ नहीं आएगी लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इस डेफिनेशन में और क्लैरिटी आती जाएगी आपको. तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं एटम की. एटम जो है वो खुद किन चीजों का बना हुआ होता है. एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. जैसे हेडिंग के अंदर सब हेडिंग होती है, इसी तरह एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं. अभी जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से सेंटर में एक दूसरे के साथ क्लम्प्ड हुए होते हैं, अट्रैक्ट हुए होते हैं. जैसे ब्लू में जो मैं बॉल्स बना रहा हूँ दीज आर प्रोटॉन्स और ये जो रेड मैंने बॉल्स बनाई है दीज आर न्यूट्रॉन्स.
These protons and neutrons are attracted to each other at the center of an atom, and this center of an atom is known as nucleus of an atom. This is known as nucleus of an atom. और जो थर्ड टाइप के हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, these are known as electrons. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लाइक दिस. जैसे फॉर एग्जांपल यू नो सोलर सिस्टम में वी हैव सन एट द सेंटर, और सन के सराउंडिंग में डिफरेंट प्लैनेट जो है वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं. जैसे पहला प्लैनेट जो है वो मरकरी है, उसके बाद उसके आगे वाला जो ऑर्बिट है उसमें जो प्लैनेट है वो वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है. तो दीज ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन और ऑर्बिटिंग अराउंड द electrons. The nucleus is just like a sun, whereas the planets, electrons, and these are just like planets which are revolving around the sun. So electrons revolve or orbit around the sun. अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स का जो सिंबल है इट इज लाइक दिस. प्रोटॉन्स को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूट्रॉन्स को N से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम U भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल E से भी रिप्रेजेंट करते हैं. यूजुअली इलेक्ट्रॉन का सिंबल ऐसे बनाएंगे. तो ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स को हम E डैश लिखेंगे आगे से. क्लियर है? सो फार सो गुड. एनीथिंग यू नीड टू आस्क? आगे बढ़ें. अहमद, आयशा, अब्दुल्ला, शुएब. जी सर. जी सर. यस. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. प्रोटॉन्स का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है. अब देखो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. एक चीज मास आपका क्या होता है और चार्ज क्या होता है. देखो मास आपको पता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी. फिजिक्स में आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, केमिस्ट्री में तो नहीं पूछेगा, लेकिन केमिस्ट्री में वर्ड मास बहुत यूज हो रहा होगा. दिस इज अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी. दिस इज नोन एज मास. और वर्ड चार्ज जो होता है, बेसिकली चार्ज की डेफिनेशन तो आप आगे जाके फिजिक्स में सीखोगे, लेकिन यहाँ पे चार्ज का वर्ड जो है वो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो गया. तो आपको फॉर केमिस्ट्री क्या याद होना चाहिए, व्हाट शुड यू नो अबाउट द चार्जेस इज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर इज नेगेटिव चार्ज. इन नेचर वी जस्ट हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. दैट्स इट. इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं होता. राइट. अच्छा, अब चार्ज जो है वो हमें थोड़ा आगे जाके समझ आएगा कि चार्ज बेसिकली इनहेरेंटली चार्ज होता क्या है. बट फॉर नाउ यू शुड रिमेंबर दैट देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. एंड मास, you guys all know what mass is. Mass is the amount of matter in a body. If we talk about subatomic particles of atom, we have three types of subatomic particles. Protons, उनका भी कोई मास होगा obviously, और उनका कोई चार्ज भी होगा. तो प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, ये हमें याद रखना होगा. न्यूट्रॉन्स का मास क्या होता है, चार्ज क्या होता है, वो हमें याद रखना होगा. और इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है और चार्ज कितना होता है, वो हमें याद रखना होगा. Right now we are talking about one proton, one neutron and one electron. What is the mass of one proton and what is the charge of one proton? We have to remember that. Actually we are not supposed to remember their actual values. कि actual value of mass of proton क्या होता है. जैसे for example मैं आपसे कहूँ कि we have a mass balance. You guys know what mass balance is? It is a device which is used to measure the mass. Let's say if I am standing on this mass balance and I have a mass of 80 kg. मेरा मास जो है ना वो 80 kg है, और मेरे साथ let's say अब्दुल्ला भी यहाँ पे खड़ा हुआ है इस मास बैलेंस पे. अब्दुल्ला का मास जो है ना वो 40 kg है. तो my mass is 80 kg and Abdulla's mass is 40 kg. So can I say in simpler words that I am twice heavier than that of Abdullah? मतलब अगर मैं simplest ratio लूँ between the masses of my mass and Abdullah's mass, so that would be 2:1, right?
If I divide both the masses by 40, which is a common number between these two, so I will get the ratio 2:1. This ratio suggests that I am twice heavier than Abdullah, right? तो ये जो हमारे मैंने 80 kg और 40 kg लिखे हैं ना, ये हमारे एक्चुअल मासेस हैं, बट ये जो मैंने रेशियो लिया है इनके बीच में, these would be known as our relative masses in relation to each other. मतलब मेरे मास और अब्दुल्ला के मास में रिलेशनशिप क्या है? I am twice heavier than Abdullah. So if I do not have to state the actual masses, or I just have to state the relationship between my mass and Abdullah's mass, so I can just say कि I am twice heavier than that of Abdullah. ये तो इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ ना, सेंटेंस क्या होगा? I am twice heavier than that of Abdullah. But मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? 2:1. मतलब whatever the mass of Abdullah is, my mass is double than Abdullah's mass. अगर अब्दुल्ला का मास 30 kg है तो मतलब मेरा 60 kg है, अगर अब्दुल्ला का 40 kg है तो मेरा 80 kg है. So these are known as relative masses. So examiner in our O level is being kind to us. वो ये कहता है कि भाई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास और एक्चुअल चार्ज स्टूडेंट्स को याद करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू बहुत छोटी होती है. प्रोटॉन का अगर मैं मास बताऊं तो दिस वैल्यू इज 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम. But we are not supposed to remember or learn these actual masses. We just have to remember the relationship between the mass of protons, neutrons and electrons. और रिलेशनशिप से क्या मतलब है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से कौन हैवियर है, और जो हैवियर है वो कितना हैवियर है. द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से क्या सबके इक्वल मासेस हैं या डिफरेंट मासेस हैं. तो इन शॉर्ट जैसे ये रेशियो है ना 2:1 का, हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मासेस के बीच का सिर्फ रेशियो याद रखना है. सिमिलरली इनके चार्जेस का भी रेशियो याद रखना है. In short, we just have to remember their relative masses and relative charges. So the word relative mass and relative charge is that कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1:1 है. It means whatever the mass of proton is, neutron has the same mass, or protons and neutrons are equal in masses. However, electrons are about 1/1840 times lighter than that of the protons and the neutrons. मतलब ये जो हमारी एग्जांपल थी मास बैलेंस वाली, जिसपे मैं और अब्दुल्ला खड़े हुए थे, ठीक है, मैं आ गया, अब्दुल्ला आ गया. अच्छा, my mass was 80 kg, अब्दुल्ला's mass was 40 kg. अच्छा, हमारे साथ ना एक चूटी आके खड़ी हो गई है. You know what चूटी is, right? And तो उस चूटी का मास जो होगा वो हमारे मासेस के सामने would be very small, negligible. Similarly जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने बहुत लाइटर होता है, बहुत हल्का होता है. In fact, electrons are about 2000 times lighter than that of the protons and the neutrons. मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो तकरीबन 2000 गुना हल्का होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से. एग्जैक्टली 2000 नहीं होता है, एग्जैक्ट इसका नंबर होता है 1/1840. 1840 is near about 2000 ना, 1840, 1840. मतलब इन अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ कि 2000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 2000 टाइम्स लाइटर than that of the protons and the neutrons. That's why its relative mass is 1/1840. You have to remember all these three values for relative masses. Proton और neutron की 1:1 है, electron की 1/1840 है. If you want, you can also remember the simpler value 1/2000. ये भी लिख दोगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे. समझ आई ये वाली बात? आगे बढ़े. अहमद, आयशा, अब्दुल्ला, अली. जी सर. अच्छा, सिमिलरली इनके जो रिलेटिव चार्जेस होते हैं वो तो हमें याद नहीं रखने, बट वी हैव टू रिमेम्बर द रिलेटिव चार्जेस. और रिलेटिव चार्जेस क्या होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल बट अपोजिट. मतलब प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है. तो प्रोटॉन का चार्ज हम +1 कहते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम क्या कहेंगे? -1.
और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको जीरो कहते हैं या न्यूट्रल कहते हैं। दिस इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल मीन जीरो चार्ज, नो चार्ज। जीरो चार्ज भी कह सकते हैं इसको और नो चार्ज भी कह सकते हैं, राइट। अच्छा, अब अगर ये सारी बात आपको मुश्किल लग रही है समझने में, तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देयर रिलेटिव मासेस एंड रिलेटिव चार्जेस, दैट्स इट। अगर ये याद कर लोगे सिर्फ तो आपके लिए इनफ है, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास जो है ना डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके एटॉमिक सिंबल से। लेट मी शो यू कि हम उनको एक साथ किस तरह से रखते हैं। वी कीप देम इन अ प्रोडिक्ट टेबल। प्रोडिक्ट टेबल किस तरह का होता है? प्रोडिक्ट टेबल कुछ है हमारे पास इस तरह का। दिस इज नोन एज प्रोडिक्ट टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ये जो चीज है, ये जो प्रोडिक्ट टेबल है, ये थ्रू आउट आपके कोर्स में यूज होगा और एग्जाम में आपको गिवन होता है। मतलब इसमें से कुछ याद नहीं करने की जरूरत होती है। एवरीथिंग इन दिस प्रोडक्ट टेबल और इनफैक्ट द होल प्रोडक्ट टेबल इज गिवन इन द एग्जाम्स। अब इस प्रोडक्ट टेबल में सबसे पहले जो एलिमेंट लिखा हुआ है, दिस इज हाइड्रोजन। जो है ये हाइड्रोजन है। एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है, देखो हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसके एटॉमिक सिंबल से। द हाइड्रोजन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय H. Similarly, helium is represented by He, lithium by Li, sodium by Na, magnesium by Mg. अभी जो सिंबल दिए हुए हैं इनके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। जैसे सोडियम स्टार्ट हो रहा है S से, बट इट्स सिंबल इज Na। सोडियम को S का सिंबल इसलिए नहीं दिया क्योंकि सल्फर को S का सिंबल दिया हुआ है। तो किस एलिमेंट का क्या सिंबल देना है उसके पीछे तो हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। वो जब जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट को, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसको अपनी मर्जी से नाम दिया और उसको अपनी मर्जी से सिंबल दे दिया। बस ट्राई ये किया गया कि एक बार अगर किसी एलिमेंट को कोई सिंबल दिया हुआ है तो दूसरे एलिमेंट के एटम को कोई और सिंबल दे, ताकि कंफ्यूजन ना हो ना। अगर सल्फर को भी एस कह दें और सोडियम को भी एस कह दें तो हाउ वुड यू नो कि सोडियम की बात हो रही है या सल्फर की बात हो रही है? That's why sodium is given the symbol of Na and sulfur is given the symbol of S. अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। जितने भी अभी प्रोडक्ट टेबल में आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। अब ये सारे के सारे एक साथ नहीं मिल गए थे, थोड़े थोड़े करके मिले। जो जो मिलता गया वो प्रोडक्ट टेबल में हम रखते गए और अभी तक हम इन एलिमेंट्स हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर कर रहे हैं। और जैसे जैसे मिलते जाएंगे हम प्रोडक्ट टेबल में उसको रखते जाएंगे तो ये प्रोडक्ट टेबल बढ़ता जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वी हैव ऑलरेडी फाउंड, बट वी आर नॉट श्योर, वी कैन नेवर बी श्योर कि हमारे पास क्या यही एलिमेंट्स हैं अर्थ में या अर्थ एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, राइट। तो बिकॉज साइंस में डिस्कवरीज और इन्वेंशंस कभी भी रुकती नहीं है। नो वन कैन से फॉर श्योर कि ये चीज यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है। हमारी नॉलेज यहाँ पे अभी खत्म हो गई है, बट वंस वी आर एबल टू फाइंड अनदर एलिमेंट तो उसको हम प्रोडक्ट टेबल में रख देंगे, उसका कोई डिफरेंट नाम देंगे और कोई सिंबल दे देंगे उसको। अब देखो यहाँ पे की दी हुई है प्रोडक्ट टेबल में, ये की क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सबसे पहले लिखा हुआ है उन्होंने एटॉमिक सिंबल, उसके नीचे लिखा हुआ है नेम, और फिर ऊपर और नीचे दो चीजें और लिखी हुई है, एटॉमिक नंबर एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है तो सोडियम का नेम लिखा हुआ है सोडियम, उसके ऊपर उसका सिंबल लिखा हुआ है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब सिंबल देना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर बार बार मैं सोडियम लिखूंगा तो उसको लिखना मुश्किल है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने सिंबल दे दिया Na। लिखा हुआ है, इट मींस कि ये सोडियम है। इसके ऊपर और नीचे दो नंबर लिखे हुए हैं, ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है डेट इज 11 और नीचे एक नंबर लिखा हुआ है डेट इज 23। अब ऊपर वाला जो नंबर है ना, एज पर दिस प्रोडक्ट टेबल, जो कि कैम्ब्रिज का प्रोडक्ट टेबल है, उसमें जो की दी हुई है एज पर दिस प्रोडक्ट टेबल, जो ऊपर वाला नंबर है दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर, और जो नीचे वाला नंबर है दिस इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास।
तो हमें ये समझना है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका सिंबल तो चलो सही है, समझ आ गया, वो ऐसे ही दे दिया, लेकिन ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस नंबर का फायदा क्या है पढ़ने का। तो पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर। ये जो नंबर 11 लिखा हुआ है सोडियम के साथ, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। इसका जो दूसरा नाम है एटॉमिक नंबर का वो है प्रोटॉन नंबर। देखो सोडियम हैज अ सिंबल Na, its atomic number is 11. This atomic number has another name which is known as proton number. और ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बिकॉज प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं एटम के अंदर, न्यूक्लियस में। ये एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब जो सोडियम एलिमेंट का एटम होगा, मतलब ये सोडियम एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट में बहुत सारे सोडियम एटम्स होंगे, राइट। अगर आप एक सोडियम एटम को निकाल के अलग स्टडी करो तो इस सोडियम एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं वो हमें पता लगेगा एटॉमिक नंबर से। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर। दिस नंबर इज 11, इट मींस सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। समझ आई ये बात। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एटॉमिक नंबर, इसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। इट टेल्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा, ये जो एटॉमिक नंबर है ना, इसकी एक खास बात और भी है कि इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 है, तो प्रोटॉन नंबर 11 सिर्फ सोडियम एलिमेंट का ही हो सकता है, किसी और एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर 11 नहीं हो सकता। इफ आई जस्ट टेल यू कि बताओ भाई 11 प्रोटॉन नंबर किस एलिमेंट का है, तो यू वुड से दैट इज सोडियम, बिकॉज नो अदर एलिमेंट कैन हैव एन एटॉमिक नंबर ऑफ 11। एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटम। इसके अलावा 11 सोडियम 11 प्रोटॉन नंबर किसी और एलिमेंट का नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल सारे इंसान एक जैसे ही है ना, मतलब दो हाथ हैं दो टांगे हैं, लेकिन सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एटम से बने हुए हैं। सब एटम्स में प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो डिफरेंस क्या है, कुछ तो डिफरेंस है ना, कि गोल्ड के एटम जो है वो मिलके गोल्ड एलिमेंट बना रहे हैं और सिल्वर के एटम्स मिलके सिल्वर एलिमेंट बना रहे हैं। गोल्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अलग है, सिल्वर एलिमेंट की अलग है। गोल्ड महंगा होता है, सिल्वर सस्ता होता है। जब सबके सब एटम से बने हुए हैं तो फिर डिफरेंस क्यों है, क्योंकि गोल्ड के एटम जो है उनके प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है उसमें। सिल्वर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होने की वजह से गोल्ड की अलग प्रॉपर्टीज है और सिल्वर की अलग प्रॉपर्टीज है। समझ आई ये बात। तो प्रोटॉन नंबर जो है ना, दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड प्रोटॉन नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। If sodium has a proton number of 11, it means no other element can have a proton number of 11. If you see the periodic table, तो periodic table में प्रोटॉन नंबर जो है ना, इस वाले periodic table में प्रोटॉन नंबर ऊपर लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर लिखा हुआ है 1। क्या किसी और एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर 1 आपको दिख रहा है? नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखो हमने जो periodic टेबल में एलिमेंट्स अरेंज करे हैं वो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ही तो अरेंज करें। जिसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर 1 था उसको सबसे पहले रख दिया, जिसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर 2 था हीलियम, उसको उसके बाद में रखा। फिर जिसका एटॉमिक नंबर 3 था दैट इज लिथियम, तो उसको उसके बाद में रखा। फिर बेरिलियम प्रोटॉन नंबर 4, फिर बोरॉन प्रोटॉन नंबर 5, फिर कार्बन प्रोटॉन नंबर 6, फिर नाइट्रोजन प्रोटॉन नंबर 7, फिर ऑक्सीजन प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फिर नियॉन प्रोटॉन नंबर 10। मतलब एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर एक ही चीज के दो नाम है। तो कभी मैं एटॉमिक नंबर कह देता हूँ, कभी मैं प्रोटॉन नंबर कह देता हूँ। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है।
तो ये काउंटिंग देखो असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे 11 एक बार आ गया सोडियम के लिए, तो क्या दोबारा 11 आ सकता है? नहीं, काउंटिंग तो आगे ही बढ़ेगी ना, 11 फिर 12 आएगा, 13 आएगा। तो नो अदर एलिमेंट कैन हैव एन एटॉमिक नंबर ऑफ 11 एक्सेप्ट सोडियम। सिमिलरली जैसे आपका गोल्ड है, दिस इज गोल्ड, गोल्ड का प्रोटॉन नंबर 79 है, सो नो अदर एलिमेंट कैन हैव एन एटॉमिक नंबर ऑफ 79 एक्सेप्ट गोल्ड। अगर आपको मैं सिर्फ 79 लिख दूं तो आप खुद समझ जाओगे कि गोल्ड एलिमेंट का एटम है। तो प्रोटॉन नंबर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमें बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सेकेंडली हमें और क्या बता रहा है कि नो अदर एलिमेंट कैन हैव अ प्रोटॉन नंबर, कैन हैव सेम प्रोटॉन नंबर। और थर्डली हमें बता रहा है कि एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। फर्स्ट जिसका एटॉमिक नंबर है उसको पहले रखा, फिर दूसरे वाले को, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ वाले को, फिर फिफ्थ वाले को, सिक्स वाले को, एंड सो ऑन। देखो काउंटिंग बढ़ी है, 13 14 15 16 18 19 20 21 22 करते करते आखिर में हम लोग यहाँ पे आए ना। देखो ये कॉपरनिशियम, इसका प्रोटॉन नंबर है 112। अब 113 वाला प्रोटॉन नंबर वाला एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, 114 वाला हो गया था। तो हमने क्या करा, 113 वाला जो एलिमेंट है उसकी जगह खाली छोड़ दी कि अगर कभी किसी को ये मिल जाएगा तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब कोई ढूंढने वाले, क्या पता फ्यूचर में आप लोग ही हो, तो अपने नाम से दे देना उसको। इसी तरह 115 प्रोटॉन नंबर वाला एलिमेंट अभी तक मिला नहीं है, जब जिस दिन मिल जाएगा तो उसको हम यहाँ पे रख देंगे। फिर लिवरमोरियम 116, फिर 117 वाला अभी तक नहीं मिला है, 118 वाला अभी तक नहीं मिला। समझ आई कुछ बात? जी सर। आयशा, अली, यस सर। ओके। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं अबाउट एटॉमिक नंबर। These are all written in your handout. The proton number or atomic number is shows the number of protons in the nucleus of an atom. Atoms of the same element have same atomic number. मतलब अगर सोडियम एलिमेंट के जितने भी एटम हैं सबका 11 होगा, बट नो अदर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव अ प्रोटॉन नंबर ऑफ 11। मैग्नीशियम है तो वो 12 होगा। सिमिलरली एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। जब हम कह रहे हैं कि भाई सिर्फ सोडियम का ही प्रोटॉन नंबर 11 हो सकता है, तो वो उसकी आइडेंटिटी बन गया ना। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक एटम है, वो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे उसका प्रोटॉन नंबर पता है 97, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, अगर प्रोटॉन नंबर पता है मतलब आपको एलिमेंट पता है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर 97 सिर्फ एक ही एलिमेंट का हो सकता है। आप जल्दी से प्रोडक्ट टेबल में जाओगे, ढूंढ लोगे प्रोटॉन नंबर 79 किसका है, इट इज गोल्ड। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका प्रोटॉन नंबर जो है वो 30 है, तो आप प्रोडक्ट टेबल में जाओगे देखोगे 30 किसका है, जिंक है, तो मतलब वो जिंक का एलिमेंट, जिंक एलिमेंट का एटम है। ठीक है जी। और थर्ड चीज हमने क्या पढ़ी कि एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। गॉट इट? अब देखो मैंने यहाँ पे जो सोडियम लिखा हुआ है उसमें एटॉमिक नंबर नीचे लिख दिया, मास नंबर ऊपर लिख दिया, लेकिन प्रोडक्ट टेबल में एटॉमिक नंबर जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, मास नंबर नीचे लिखा हुआ है। तो क्या इससे ऊपर नीचे एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा? नहीं, डिपेंड करता है। कैम्ब्रिज का जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें वो एटॉमिक नंबर ऊपर लिख के देता है, लेकिन कैम्ब्रिज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो एटॉमिक नंबर नीचे लिख के देता है ज्यादातर क्वेश्चंस में। तो दैट डजंट मैटर। अगर मैं सोडियम का एटॉमिक नंबर उसके राइट लिख दूं, मैं सोडियम का एटॉमिक नंबर उसके लेफ्ट पे लिख दूं, या अगर मैं उसके टॉप बॉटम पे लिख दूं, या टॉप पे लिख दूं, मिडिल में लिख दूं, डजंट मैटर। प्रोटॉन नंबर ऊपर और नीचे, आपको पता है प्रोडक्ट टेबल से आपने देखा कि सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 है, तो वो हमेशा 11 ही रहेगा चाहे मैं जहां भी लिखूं। और एटॉमिक नंबर, इसका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा, प्रोटॉन नंबर। और ये चीज हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सोडियम न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11। ऑल सोडियम एटम्स हैव 11 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। सिमिलरली जो हमारे पास दूसरा नंबर है ना, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, इसके भी और भी नाम है, जैसे सोडियम है
इसका ऊपर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, नीचे जो लिखा हुआ है वो है मास नंबर। दिस इज नोन एज, इसके 3 नाम है। दिस इज नोन एज मास नंबर, another name for it is nucleon number, and another name for it is relative atomic mass. अब दिस नेम रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये हम अभी यूज नहीं करेंगे इस चैप्टर में, या हम मोल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन ये जो मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर है, ये दोनों नाम हम यूज करेंगे इसी चैप्टर में। इन दोनों का एक ही मतलब है। अब मास नंबर हमें क्या शो करता है? मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर हमें शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इन शॉर्ट it shows sum of protons and neutrons in the nucleus of an atom. अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक एटम का न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर, जैसे सोडियम है उसका न्यूक्लियन नंबर 23 है, तो इट मींस के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी मिला के वो 23 बनेगी। सोडियम न्यूक्लियस में दो चीजें, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। हर एटम के न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सोडियम न्यूक्लियस में कितने? डेट इज 11, जो कि उसका प्रोटॉन नंबर है। बट वी डू नॉट नो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो, न्यूट्रॉन्स का वर्ड अलग है जिसमें TR आ रहा है, और न्यूक्लियन का वर्ड अलग है जिसमें CLEON आ रहा है। न्यूक्लियंस मींस बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड न्यूट्रॉन मींस जस्ट न्यूट्रॉन्स, राइट? न्यूक्लियन के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाते हैं विद L। न्यूक्लियन में प्रोटॉन्स भी आ जाता है और न्यूट्रॉन्स भी आ जाता है, सही है? तो मास नंबर इसका है 23। इट मींस के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 23 है, और प्रोटॉन्स आपको एटॉमिक नंबर से पता लग गया, दैट इज 11। तो आप न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे इसके? आप इसके मास नंबर को, दैट इज 23, इसके प्रोटॉन नंबर से माइनस कर दोगे। 11 वहां जाके लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 23 माइनस 11, दैट इज 12। मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर से वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ आई ये बात? देखो, प्रोडक्ट टेबल में अगर हम किसी और एलिमेंट की एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव आयरन, ठीक है? आयरन का सिंबल है Fe, और उसका ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज एटॉमिक नंबर एज पर दिस प्रोडक्ट टेबल, और नीचे जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज 56 व्हिच इज इट्स मास नंबर। दिस इज आयरन Fe। इस प्रोडक्ट टेबल में जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, देखो हमेशा जो छोटा नंबर होता है ना, दैट इज एटॉमिक नंबर, या प्रोटॉन नंबर, और जो नीचे नंबर लिखा हुआ है दिस इज नोन एज न्यूक्लियन नंबर या मास नंबर। तो इसमें आयरन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने होंगे? आयरन एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन या Fe जो है ना, दिस इज आयरन, इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? जो इसका प्रोटॉन नंबर है व्हिच इज 26। बट इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आप फॉर्मूला क्या है? न्यूक्लियन नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियन नंबर इसका है 56, प्रोटॉन्स इसमें आपको प्रोटॉन नंबर से पता लग गया 26, और न्यूट्रॉन्स फिर आप कैसे निकालोगे? लाइक दिस 56 माइनस 26। समझ आई बात? एंड 56 माइनस 26 इज 30। मतलब आयरन न्यूक्लियस में वी हैव 30 न्यूट्रॉन्स। अब आयरन का जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स जो है वो 26 है,
न्यूट्रॉन्स जो है वो 30 है, और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो हमेशा याद रखना, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इन एनी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें प्रोटॉन जो है वो 26 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 26 होंगे। आयरन एटम में जो प्रोटॉन्स हैं वो 26 हैं, न्यूट्रॉन्स आपने मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके निकाला, डेट इज 30, 56 माइनस 26। और इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे? जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी now you know the number of protons in the iron. कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए तो उसके आप प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आराम से निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं ये कैल्शियम है, पोटेशियम का सिंबल है के, इसका प्रोटॉन नंबर है 19 और मास नंबर है 39। जो बड़ा वाला होता है वो मास नंबर होता है, तो नीचे वाला मास नंबर है। सिंबल है Ca, इसका प्रोटॉन नंबर 20 और मास नंबर 40 है। का जो सिंबल लिखा हुआ है वो Mg लिखा हुआ है, प्रोटॉन नंबर 12 है, मास नंबर 24 है। सकते हो कि पोटेशियम में कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर प्रोटॉन्स 19, इलेक्ट्रॉन्स भी 19 और न्यूट्रॉन्स होंगे 39 माइनस 19। यस, वेरी गुड। बाकी बाकी सब आंसर बता दो ना जल्दी से। आवाज आ रही है सबको? जी सर, मुझे यही है। प्रोटॉन पोटेशियम में 19 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 19 होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 39 10 माइनस 19। 29। 39 माइनस 19 कितने हो गए? 20। हम्म। सिमिलरली कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो प्रोटॉन्स इसमें 20 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 20 होंगे, और 40 न्यूट्रॉन्स माइनस कितने होंगे? 20 40 माइनस 20, दैट इज 20। 20। सिमिलरली मैग्नीशियम में जो प्रोटॉन्स हैं वो 12 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हैं, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 24 माइनस 12, दैट इज 12। 12। सही है, समझ आ गई बात किस तरह से करना है ये? जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट, periodic टेबल में कोई सा भी आपको एलिमेंट दे दिया जाए, यू कैन always find their proton number, neutron number और electron number from their atomic mass and atomic number। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस में। सही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे कमिंग बैक टू दिस सोडियम,
सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 है, इट मीन्स इसके पास प्रोटॉन्स 11 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सोडियम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन क्या 11 के 11 इलेक्ट्रॉन एक साथ रिवॉल्व कर रहे हैं या अलग अलग रिवॉल्व कर रहे हैं? तो देखो जैसे सोलर सिस्टम की एग्जांपल दी थी ना मैंने शुरू में, तो जो सन के अराउंड प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, तो क्या सारे प्लैनेट्स एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं? नहीं, पहले ऑर्बिट में जो कि सन के करीब ऑर्बिट है उसमें सिर्फ एक प्लैनेट है, डेट इज मरकरी। उसके बाद जो आपका दूसरा ऑर्बिट है उसमें तीसरा ऑर्बिट है, उसके बाद जो ऑर्बिट है उसमें आपके पास मार्स आ जाता है। तो दीज ऑल प्लैनेट्स आर नॉट रोटेटिंग इन द नॉट रिवॉल्विंग इन द सेम ऑर्बिट। सिमिलरली एटम में ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, they are orbiting around the sodium nucleus but not in the same orbit। तो सोडियम एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कितने ऑर्बिट होंगे वो कैसे पता चलेगा, वो चीज हमें सीखनी है। तो देखो ये जो सोलर सिस्टम में तो हम ऑर्बिट कहते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट होता है उसको हम ऑर्बिट नहीं कहते, उसको हम कहते हैं एनर्जी शेल्स। These are known as energy shells, or they are just simply sometimes called as shells या फिर electronic shells। अब ये जो एनर्जी शेल्स इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं, तो हर न्यूक्लियस में किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है ना जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उसमें जो फर्स्ट शेल होगा उस फर्स्ट शेल को पहला ऑर्बिट है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, उसको कहते हैं फर्स्ट शेल। और फर्स्ट शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं n=1 से। और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर सकते हैं? मैक्सिमम इट कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते फर्स्ट शेल में। बट कंसिडरिंग सेकंड शेल which is referred as n=2, it can hold up to maximum of 8 electrons। सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। सिमिलरली जो हमारा थर्ड शेल है which is referred as n=3, उसमें भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। तो फर्स्ट शेल कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, नॉट मोर देन दैट। whereas the shells other than first, मतलब शेल फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड्स, सेकंड शेल, थर्ड शेल या फोर्थ शेल या फिफ्थ शेल, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। देखो अगर आप बुक पढ़ते हो तो बुक में कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि फर्स्ट शेल में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं और फोर्थ शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। तो देखो ये बात बिल्कुल सही है कि फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, सेकंड शेल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, थर्ड शेल में 18 तक आ सकते और फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, बाकी फर्स्ट शेल ऑनवर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। तो ये बातें तो डिफरेंट क्यों कही जा रही है? वो इस वजह से कही जा रही है कि हम लोग ओ लेवल में जो है ये वाली चीज को नहीं पढ़ते हैं। उसका रीजन क्या है? ये हम पढ़ते हैं लेवल में, हम लोग सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं जिनमें फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 या थर्ड शेल में 8 या फोर्थ शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते ही नहीं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारी एक सिलेबस लिमिटेशन है। हम अब सारी चीजें तो नहीं पढ़ा सकते ना वो लेवल में, जितने आपकी माइंड कैपेसिटी है हम उतना ही जाएंगे पढ़ाने आपको, क्योंकि सिलेबस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जो बुक है, बुक में
एक फॉर्मूला दिया हुआ होता है 2n² के नाम से। फर्स्ट n की जगह पे अगर आप 1 रखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2। लेकिन जब n की जगह पे आप 2 रखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल आ जाएगा विच इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब n की जगह पे आप 3 रखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल आ जाएगा विच इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। और n की जगह पे जब आप 4 रखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ शेल आ जाएगा विच इज 32 इलेक्ट्रॉन्स। बट for the sake of simplicity in O level, we will not be considering this number. What we will be considering is that first shell of any atom can hold up to maximum of 2 electrons and the other shell from first shell onwards can hold up to maximum of 8 electrons only, not more than that. ठीक है, क्योंकि हम कोई ऐसे एलिमेंट को पढ़ेंगे ही नहीं जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं थर्ड शेल में। ओ लेवल में हम उसको पढ़ने ही नहीं, मतलब उसके स्ट्रक्चर देखना ही नहीं है हमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकते, आ सकते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं रहे। लेकिन कुछ बुक्स में वो लिख देता है, क्योंकि बुक्स जो होती है, आप अभी अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखो सिर्फ इन शेल्स के इन इलेक्ट्रॉन, जिसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एंड फर्स्ट शेल ऑनवर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ शेल में मैक्सिमम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। ये बात क्लियर हुई कुछ? यस सर। ओके गुड। अब देखो, हमें जो चीज पढ़नी है ना वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। देखो इस चीज का क्या मतलब है कि सोडियम अगर है तो सोडियम का प्रोटॉन नंबर है 11, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने? 11। अब हमारी क्या बात हुई है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो बाकी मतलब सोडियम के अगर मैं सोडियम का ये न्यूक्लियस है उसकी जगह मैं उसका सिंबल लिख रहा हूँ, तो ये सोडियम का फर्स्ट शेल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम कैसे बनाएंगे? ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट सामने बना देंगे। अब सोडियम का जो सेकेंड शेल होगा, सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8, नॉट मोर देन दैट। तो सोडियम के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन है 11, उसमें से फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। व्हाट अबाउट सेकंड शेल? सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? नॉट मोर देन 8। तो मैं 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल नहीं सकता। सेकंड शेल ऑफ सोडियम में वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन, और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिर हम ऐसे बनाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड शेल ऑनवर्ड 2 इलेक्ट्रॉन साथ बनाते हैं ऐसे पेयर में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। अच्छा, अब सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड शेल में, अब क्योंकि सेकंड शेल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते तो मुझे थर्ड शेल पे जाना पड़ेगा। अब थर्ड शेल में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन क्या सोडियम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सोडियम के पास तो सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में 2 आ गए, सेकंड शेल में 8 आ गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो यही हो गए। अब 11 में से एक बचा और, तो थर्ड शेल में बचा ही एक है, तो उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। और सोडियम का जो थर्ड शेल होगा उसमें just have to make 1 electron like this. So this is the atomic structure of sodium atom. और फर्स्ट शेल और सेकंड शेल और थर्ड शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका ऑर्डर जब हम लिखते हैं तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom in energy shells
around the nucleus is known as electronic configuration. Got it? समझ आई ये बात? ये सब लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। जी सर। अच्छा जी, अगर मैं आपसे मैग्नीशियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, इसका प्रोटॉन नंबर है 12. इट मींस इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इट मींस इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स. अब मैग्नीशियम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2. दो से ज्यादा आ ही नहीं सकते. सेकंड शेल में कॉमा डाल के सेकंड शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे लिखोगे? 8, क्योंकि 8 से ज्यादा नहीं आ सकते सेकंड शेल में. टोटल 12 करने हैं मुझे, तो 2,8. और थर्ड शेल में कितने डालूं मैं? अब 12 करने हैं तो 2,8 10, तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए. मैग्नीशियम का जो फर्स्ट शेल है, मैग्नीशियम के भी 3 शेल्स होंगे. फर्स्ट शेल में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, और फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हम ऊपर नीचे बनाते हैं. सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन, बस ये एक स्टैंडर्ड है बनाने का, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. सेकंड शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो दो दो साथ बनाते हैं फ्रॉम सेकंड शेल ऑनवर्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8. और थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2. समझ आई बात? जी सर। जी सर। अच्छा जी, आपको होमवर्क में क्या करना है? प्रोडक्ट टेबल, अगर नहीं है तो मैं भेज देता हूँ. प्रोडक्ट टेबल में हमारे जो एलिमेंट्स है ना, इनमें जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की बनाते हैं. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कौन से हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. तो जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, इनके आपको सब एटॉमिक पार्टिकल बताने और इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी. सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब कि कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं सब में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फर्स्ट 20 elements of periodic table, that is from hydrogen to calcium. Number 1 task you have to do is find sub atomic particles of atoms in each element, of each element. Second, make their electronic कॉन्फ़िगरेशन, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा वर्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. ठीक है सर ये कब ड्यू है? या आप कल तक दे दो.
बिफोर नेक्स्ट क्लास, वेंसडे को नेक्स्ट क्लास है ना आपकी, तो उससे पहले करना है। और भी होमवर्क है वो मैं सेंड कर रहा हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके सर। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यू गाइस may leave.